Hello friends, welcome back on my YouTube channel and today I'll discuss about the banking for competitive exams। ये मेरा वीडियो किसी पर्टिकुलर स्टूडेंट्स के लिए नहीं जो कॉमर्स स्ट्रीम में है या जो आर्ट्स विद इकोनॉमिक्स जिन्होंने ले रखी है। ये वीडियो मेरा उन स्टूडेंट्स के लिए है जो दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर देमसेल्फ फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जो अपने आप को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि आपको पता है चाहे वो क्लर्क का टेस्ट हो, इवन यूपीएससी का टेस्ट हो या कोई और टेस्ट हो, सभी रिटन टेस्ट में, सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इकोनॉमिक्स में से एक दो क्वेश्चन आते हैं। डिपेंड करता है नंबर ऑफ क्वेश्चंस पे। अगर बड़ा टेस्ट है तो उसमें ज़्यादा भी क्वेश्चंस आते हैं, स्मॉल है तो उसमें एक दो क्वेश्चंस डेफिनेटली पूछे जाते हैं बैंक इकोनॉमिक्स से। तो अब इकोनॉमिक्स में कौन सा पार्ट है इंपॉर्टेंट जहां से मोस्टली आप क्वेश्चंस देखोगे अपने रिटर्न एग्जाम में? तो वो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इकोनॉमिक्स का। बैंकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम विच मोस्टली फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस आर आस्क्ड इन द रिटर्न एग्जामिनेशंस, राइट? तो आज मैं आपको बैंकिंग के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहा हूं जो डेफिनेटली आपकी बहुत हेल्प करेंगे और मोस्टली इन्हीं क्वेश्चंस में से आप अपने टेस्ट में, आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस को पाओगे। बट अगर इन क्वेश्चंस का मैं डायरेक्ट आंसर देता हूं तो ये तो एक क्रैमिंग वाली बात हो जाएगी, रटने वाली बात हो जाएगी। तो थोड़ा सा पहले मैं बैंक की आपको हिस्ट्री बताना चाहूंगा कि बैंक इंडिया में कब आया फर्स्ट टाइम, ताकि इसमें आपका इंटरेस्ट बना रहे और आपको रटने की जरूरत ना हो, आप उनको चीजों को समझ सको, लर्न कर सको। सो हम स्टार्ट करेंगे पहले इस बैंक से। ये आखिरकार बैंक इंडिया में कब आया और क्या हमारा नेम था? ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आप जो अपनी डेली लाइफ में जो लेन देन करते हैं जिन भी बैंक से, चाहे वो कमर्शियल बैंक ऑफ इंडिया है, एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, जो मेनली आप जानते हो, इनसे भी पहले बैंकिंग हिस्ट्री बहुत दिनों से चली आ रही है। हमारा पहला बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नहीं था, सेंट्रल बैंक नहीं था। तो इनसे अलग जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन बैंक के बारे में, जहां बैंक वर्ड स्टार्ट होता है वो स्टार्ट होता है कि पहला बैंक कब और किस नेम से आया। तो इंडिया में सबसे पहला बैंक ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया था 1770 1770 ईस्वी में फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस किया गया था इंडिया में और उस बैंक का नेम था बैंक ऑफ हिंदुस्तान। बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नेम से पहला बैंक इंडिया में स्टैब्लिश किया गया था, राइट? तो वहां से हमारी हिस्ट्री स्टार्ट होती है बैंकिंग की। टाइम चेंज हुआ, फिर और बैंक आए। बेसिकली वो तो पहला बैंक था बैंक ऑफ हिंदुस्तान, बट जहां से एक सिस्टमेटिकली और एक इंप्रूव्ड वे में जो बैंकिंग सिस्टम स्टार्ट होता है वो होता है 1806 ईस्वी से, 1806 से। और पहला बैंक बंगाल में आया था, बैंक ऑफ बंगाल के नाम से। आजकल तो बंगाल बंगाल बोलते हैं उसे, बट पहले इनके नेम कुछ अलग थे, ठीक है? थोड़ा बहुत चेंज आ गया, जैसे बम्बई, अब तो मुंबई बोलते हैं, पहले वो बम्बई था। तो ऐसे बैंक ऑफ बंगाल के नाम से एक इंप्रूव्ड और सिस्टमेटिक तरीके से बैंक एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया के अंदर। वैसे फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जैसा कि आप सभी जानते हो, पहले ये हमारे स्टेट्स नहीं थे, प्रेसिडेंसी बोलते थे इनको। तो यानी बंगाल की प्रेसिडेंसी में पहला बैंक सिस्टमेटिकली तरीके से पहला बैंक एस्टेब्लिश किया गया। यानी वो तो 1770 में था, वो तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान है। बाकी उसके बाद जो एक सही तरीके से और इंप्रूव्ड मैनर में जो आया, तो बेसिकली इंडिया में जब बैंकिंग हिस्ट्री मानती है तो वो बैंक ऑफ बंगाल से जानते हैं कि बैंक ऑफ जो बंगाल था वाज द फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया। और कौन से ईयर में हुआ था वो? 1806, ठीक है? लिख देता हूं केवल 1806 में पहला बैंक इंट्रोड्यूस हुआ। तो तब भी ब्रिटिश की गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश ही यहाँ पे वो उनका ही शासन काल था, वो ही रूल किया करते थे। ब्रिटिश आपको पता है रूल ओवर इंडिया। फिर उसके बाद बैंक ऑफ बम्बई के नाम से, अभी मैं इसी का डिस्कस कर रहा था कि वो मुंबई नहीं, पहले वो बम्बई था, वो प्रेसिडेंसी क्या थी? बम्बई थी। तो 1840 में
बैंक ऑफ बम्बई के नाम से सेकंड बैंक वॉज इंट्रोड्यूस्ड। दूसरा बैंक इंडिया में स्थापित किया गया 1840 ईस्वी में। फिर उसके बाद थर्ड बैंक जल्दी ही आफ्टर 3 इयर्स, ज्यादा वेट नहीं किया। फिर उसके बाद 1843 में एक और बैंक इस्टेब्लिश किया गया, बैंक ऑफ मद्रास। बैंक ऑफ मद्रास। तो बेसिकली ये 3 बैंक थे। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई, बैंक ऑफ मद्रास। दीज आर द 3 फर्स्ट बैंक इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ सिस्टमैटिक वे। एक सिस्टमैटिक तरीके से जो बैंक इंट्रोड्यूस किए थे वो ये थे। ये बेसिकली हमारी बैंकिंग की हिस्ट्री है। वेरी इंटरेस्टिंग। इससे पहले किसी ने नहीं जाना, शायद आपने इससे पहले कभी इनके बारे में नहीं जाना कि कब पहला बैंक आया था इंडिया में। आपने कभी नहीं सोचा होगा कि बैंकिंग की हिस्ट्री कहां से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारी हिस्ट्री है। टाइम और चला और चेंज हुआ, राइट। फिर उसके बाद एक काफी, ये तो ज्यादा दिन नहीं हुए अभी, बाकी इनके कंपैरिजन में तो काफी लेटेस्ट ही लगेगा। 1921 की बात करते हैं, 1921 की बात करते हैं। तब तो इंडिया आपको पता है आजादी के लिए लड़ने भी लगा था। बहुत सारे क्रांतिकारी रिवॉल्यूशनरी हुए हैं, महात्मा गांधी जी हैं, नेहरू जी हैं। तब तो ये भी आने लगे थे फाइट में कि हमें आजाद करो। ये तो वो वाला टाइम है, बहुत सारे आंदोलन किए थे। बट हिस्ट्री की मुझे ज्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो मैं बैंकिंग के बारे में आपको बता सकता हूं। तो फिर 1921 में इन तीनों बैंकों, ये जो 3 बैंक्स थे, बैंक ऑफ, कौन कौन से, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई एंड बैंक ऑफ, थर्ड वाला कौन सा था बताइए, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों बैंक को कंसोलिडेट किया गया। कंसोलिडेट मतलब इनको एक साथ मिला दिया गया। इनकी कैपिटल को, इनके अंदर जो भी पूंजी थी उनको मिला दिया गया और इनको एक ही नेम दिया। वो क्या है, द इंपीरियल बैंक। ठीक है, इन तीनों बैंक को बाद में एक कर दिया गया। ये करना आप जानते हो। तो अभी भी अगर हम प्रेजेंट की बात करते हैं, प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम की बात करते हैं, आज 15 मई 2020 है। अभी अभी कुछ दिन पहले बहुत सारे बैंक एक दूसरे में मिला दिए गए हैं, क्योंकि इनकी जो कैपिटल थी वो ज़्यादा नहीं थी, वो अच्छे से चल नहीं पा रहे थे। बहुत सारे बैंक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टाइम टू टाइम इनको एक कर देती है। तो ऐसे ही 1921 में किया गया था और उसको नेम दिया गया था द इंपीरियल बैंक। इंपीरियल बैंक के नेम से एक बैंक बना दिया गया था इन तीनों के प्लेस पे, राइट। तो यहां से हिस्ट्री स्टार्ट होती है इंपीरियल बैंक से। फिर और आगे बढ़े, वर्ल्ड वॉर हुआ। ब्रिटिशर्स को लगा कि इंडिया में बैंकिंग जो सिस्टम है उसको और समृद्ध किया जाए और स्ट्रॉन्ग किया जाए। फिर इन्होंने, अब आ जाते हैं इन बैंक्स पे जो आज भी आपको देखने को मिलते हैं, जो हमारे सिस्टम में आज भी चले हुए हैं। फिर उन बैंक्स पे आ जाते हैं। 1 अप्रैल 1934 को 1934 को एक एक्ट बनाया। आपको पता है किसी भी सिस्टम को लेके आने से पहले एक्ट बनाया जाता है। जैसे अभी अभी रिसेंटली CAA, ठीक है, का पहले क्या बनाया, एक्ट बनाया, तब उसको पास किया। इसी तरीके से पहला जो बैंक और इम्प्रूव यानी इंपीरियल ब्लू वो डिफरेंट था। अब एक सेंट्रल बैंक बनाया, इनको सेंट्रल बैंक की फील हुई, तो पहले एक्ट बनाया, इसको बोलते हैं RBI एक्ट 1934। ठीक है, इस एक्ट के थ्रू इंडिया में सेंट्रल बैंक वॉज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। 1935 को पहला सेंट्रल बैंक बनाया गया इंडिया में, और वो सेंट्रल बैंक क्या है, वो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या है वो, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर, व्हेन वाज द RBI एस्टेब्लिश्ड, तो RBI वाज एस्टेब्लिश्ड ऑन 1 अप्रैल 1935। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि RBI कब एस्टेब्लिश हुआ। अब सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, आप फ्लो चार्ट में देख सकते हो। सेंट्रल बैंक एंड कमर्शियल बैंक,
बेसिकली सेंट्रल बैंक होता है जिनसे कमर्शियल बैंक डील करते हैं, यानी बैंकों का बैंक होता है सेंट्रल बैंक। किसी भी नेशन में ये क्वेश्चन आता है, हु इश्यूज न्यू करेंसी इन इंडिया, नई करेंसी कौन इश्यू करता है? तो आरबीआई, इट मींस रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज द सोल राइट टू इश्यू न्यू करेंसी इन इंडिया। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आरबीआई नई करेंसी इश्यू करता है। फिर ये कमर्शियल बैंक क्या करते हैं? ये तो पब्लिक की सेवा करते हैं, कहने को प्रॉफिट तो अर्न करते ही आपको पता है, बट फिर भी इनका जो बेसिकली मोटिव है वो पब्लिक की सेवा करना होता है। कमर्शियल बैंक्स कौन से हैं? जिनसे हम लोग डील करते हैं। आप में से कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसका अकाउंट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास होगा। हम सभी का जो अकाउंट है वो कहां पे होता है? कमर्शियल बैंक्स के पास होता है। तो ये बेसिकली सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में डिफरेंस है। ऐसे भी कह सकते हैं कि सेंट्रल जो बैंक है इज द फादर, इट मींस आरबीआई इज द फादर ऑफ ऑल कमर्शियल बैंक्स। जो भी कमर्शियल बैंक आपने देखे हैं उनका फादर है आरबीआई। तो पहले हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं, इनको छोड़ के। ये तो नॉर्मली हमने वैसे बताए थे आपको, थोड़ी ज्यादा पुरानी हिस्ट्री। यूजुअली एग्जाम में नहीं पूछे जाते इस तरीके के क्वेश्चन। बाकी यहां से स्टार्ट हो जाती है बैंकिंग सिस्टम, इंपीरियल जो बैंक है, उसके बाद फिर आरबीआई मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो अब आरबीआई की हिस्ट्री स्टार्ट करते हैं। ये मैं डिफरेंस करूंगा बाद में, सेंट्रल बैंक और कमर्शियल बैंक में क्या डिफरेंस है, और भी फ्लो चार्ट में बहुत सारी चीज हमने मेंशन की हुई है। तो पहला क्वेश्चन, व्हेन वाज आरबीआई एस्टैब्लिश्ड? 1 अप्रैल 1935। किसके अंदर? अंडर द एक्ट 1934, अंडर द आरबीआई एक्ट 1934। 1934 में एक्ट बनाया था और 1935 में एस्टैब्लिश कर दिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया उसको नेम दिया गया। और ये भी आपको पता है जब हम गुलाम थे तब एस्टैब्लिश किया। 1935 में आपको पता है हम सभी गुलाम थे। उसके बाद नेक्स्ट, व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड? एस्टैब्लिश हो गया, स्थापित कर दिया गया। फिर नेशनलाइज कौन से ईयर में किया गया? नेशनलाइज्ड का मतलब क्या है? नेशनलाइज का मतलब होता है, ये आगे भी वर्ड आएगा, इधर भी है, नेशनलाइज्ड बैंक। बेसिकली जब बैंक अपनी ब्रांचेस अक्रॉस ऑल ओवर नेशन ओपन करने लगता है, अपनी सर्विसेज अक्रॉस ऑल ओवर नेशन देने लगता है, तो उसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड। जब एस्टैब्लिश हुआ था, क्या था? पूरे नेशन के लिए नहीं था। एग्जैक्टली क्योंकि पहले नेशन एक था ही नहीं हमारा। आपको पता है इंडिया से पाकिस्तान निकला है, इंडिया से बांग्लादेश निकला है, तो नेशन एक कहाँ था? पहले प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, विरासत हुआ करती थी, तो सभी विरासतों के लिए ये नहीं था एक तरीके से। जब इंडिया कंट्री, आपको पता है, फिर चलो इसका भी वो व्हेन वाज आरबीआई नेशनलाइज्ड, तो इसका भी आंसर लिख देता हूं, ऑन 1 जनवरी 1949। ये इसका आंसर है हमारे सेकंड क्वेश्चन का। कब नेशनलाइज हुआ? 1949 में। और 1949 को आप जानते हो इंडिया गॉट फ्रीडम। तब इंडिया क्या था? आजाद था। इंडिया अपने आप में क्या थी? एक कंट्री थी, विरासत नहीं थी। तब सभी विरासतों को कंसोलिडेट किया गया, एक नेशन बनाया गया। तो उस नेशन के लिए हर जगह इक्वल फैसिलिटी बाय द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसको बोलते हैं नेशनलाइज्ड। कि आरबीआई कब नेशनलाइज्ड हुआ? तो 1 जनवरी 1949। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मैंने बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिखे हैं सेंट्रल बैंक से रिलेटेड या बैंकिंग से रिलेटेड। 10 और मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा डेफिनेटली। अगर बैंक में से क्वेश्चन आया तो इधर से आता है, राइट। उसके बाद एक ये भी क्वेश्चन होता है साथ ही साथ। चलो आरबीआई की बात कर ली, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सभी ने नेम सुना है। थोड़े जो इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं अच्छे तरह से जानते हैं, नहीं तो नॉन इकोनॉमिक्स भी सभी जानते हैं बैंकिंग के बारे में, क्योंकि इसमें इकोनॉमिक्स का स्टूडेंट होना डज नॉट मेक सेंस। एवरीवन इज हैविंग इट्स अकाउंट विद द बैंकिंग। तो सभी हम लोग बैंक से रिलेटेड हैं, हमारा रिलेशन बैंक से है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हु वाज द इनॉग्रल होल्डर? अब आपको ये तो पता चल गया कि कब स्टैब्लिश हुआ था, 1935 में। किसने किया था? ऑब्वियस सी बात है, एक तो क्लियर सी बात है
ब्रिटिश का रूल था 35 में, तो कोई ब्रिटिशंस ही होगा डेफिनेटली। एक इंग्लिश मैन ही है, ब्रिटिशर्स ही है, जिसने जो पहली बार आरबीआई का क्या बना, गवर्नर बना, राइट। जिसने इनॉग्रल किया, उद्घाटन किया एक तरीके से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का। तो उसका नेम क्या है, उसका नेम है ऑसबोर्न स्मिथ। नेम लिख देता हूं, ये एक इनॉग्रल पर्सन है, ऑसबोर्न स्मिथ, ठीक है। ये फर्स्ट हमारा क्या था, गवर्नर था, क्योंकि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है उसमें जो सबसे ऊंची पोस्ट है वो गवर्नर ही होता है एक तरीके से। उसके बाद फिर नेक्स्ट है, हु इज द गवर्नर ऑफ आरबीआई एट प्रेजेंट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। हालांकि थोड़ा ये जीके की तरह है, करंट अफेयर की तरह है, क्योंकि गवर्नर्स हैं थोड़े चेंज होते रहते हैं। ये तो पहला था, तब से लेके अब तक 25 गवर्नर्स हैव बीन अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक है। 25 गवर्नर अब तक अपॉइंट कर दिए गए हैं सरकार के द्वारा, आरबीआई का जो गवर्नर होता है। तो प्रेजेंट का कौन है अभी, आज क्या है डेट, 15 मई 2020 को हमारा जो प्रेजेंट गवर्नर है आरबीआई का वो शक्तिकांता, ठीक है। वो कौन है, वो है शक्तिकांता दास। नेम लिख देता हूं, शक्तिकांता दास इज द गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एट प्रेजेंट। प्रेजेंट का गवर्नर है। इसका इन वैसे यूजुअली तो जो भी इनका टाइम पीरियड्स होता है वो 5 इयर्स होता है मैक्सिमम, 6 इयर्स होता, सॉरी 6 इयर्स होता है। बट कई बार सरकमस्टेंसेस गवर्नमेंट का भी रोल प्ले होता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले आपको पता है, इससे पहले कौन थे, हमारा उर्जित पटेल था, फिर उससे पहले कौन था, रघुराम राजन था। तो हमारी बीजेपी गवर्नमेंट में कुछ उनको प्रेशर आया, काफी बड़ा इश्यू है, आई वॉन्ट डिस्कस दैट। तो उस इश्यू की वजह से उन्होंने बीच में ही रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया गवर्नर पोस्ट से। तो अभी इसका ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि ये जो हमारा शक्तिकांता दास है इसका टाइम पीरियड क्या है। तो ये 3 इयर्स के लिए गवर्नर बनाया गया है। अगर इसको भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है तो कम भी हो सकता है, बट बेसिकली जो अभी गवर्नमेंट ने इनको इलेक्ट किया है शक्तिकांता दास को, वो 3 इयर्स के लिए है। ये हमारा प्रेजेंट का गवर्नर है। गवर्नमेंट की पावर आप आगे देखने वाले हो। गवर्नमेंट का काम क्या है, जो नोट्स है उस पर गवर्नर के ही साइन होते हैं, हर नोट्स पे नहीं। उसको भी डिस्कस करेंगे, पहले एक एक करके क्वेश्चन डिस्कस करता हूं, ठीक है। तो गवर्नर होता है शक्तिकांता दास है। एक और चीज, ये शक्तिकांता दास कौन से नंबर का वो है गवर्नर, अभी मैंने मेंशन किया था कि अब तक 25 बन चुके हैं, यानी 25 बाजी। इससे पहले उर्जित पटेल, ठीक है। इससे पहले क्या था, उर्जित पटेल, और उर्जित पटेल से पहले रघुराम राजन। और ज्यादा हिस्ट्री पूछेंगे नहीं, बताओ थर्ड गवर्नर कौन था, ऐसे क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते चाहे कितना बड़ा टेस्ट हो, क्योंकि ऐसे अगर पूछने लगे तो बहुत क्रिटिकल, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। इतने सारे गवर्नर, फिर केवल बैंक ही थोड़ा नहीं, ऐसे हर क्वेश्चन को पूछने लगे। आपको पता है मेन मेन चीज पूछी जाती है किसी भी रिटन एग्जाम में, किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो मोस्टली यही पूछा जाएगा ज्यादा से ज्यादा, 25th गवर्नर कौन है और 24th गवर्नर कौन है मैक्सिमम, या फर्स्ट या लास्ट वाले जो अब प्रेजेंट के। तो प्रेजेंट का शक्तिकांता दास, और 24th पूछें तो उर्जित पटेल। नोट्स पे भी साइन होते हैं, आप कभी ऑब्जर्व कर सकते हो। नेक्स्ट है, फिर इस गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, राइट। गवर्नर को अपॉइंट कौन करता है, हु अपॉइंट्स द गवर्नर। तो गवर्नर को अपॉइंट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी प्रेसिडेंट होगा उस टाइम पे वो इसको अपॉइंट करता है गवर्नर को। वैसे तो प्रेसिडेंट की पावर कमी दिखती है, प्राइम मिनिस्टर की पावर ज्यादा दिखती है देखने में, बट इसको वैसे राइट बहुत है अपॉइंट करने के, बहुत राइट है। देखने में लगता है कि प्राइम मिनिस्टर काम करता है, हमारे ऑनरेबल जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी। प्रेसिडेंट का भी काफी रोल होता है। तो
इसका आंसर हु अपॉइंट्स द गवर्नर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है। नेक्स्ट, मैंने अभी आपको बताया था कि जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है ये ही न्यू करेंसी इशू करता है हमारी इकोनॉमी में। वैसे ये सेंट्रल जो बैंक है ना, हर नेशन में अलग अलग है, ये ऐसे नहीं इंडिया ने ही बना रखा है, और नेशंस का भी सेंट्रल बैंक है। जैसे अगर यूएसए की बात करें तो फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका के नेम से है। बैंक ऑफ स्वीडन, स्वीडन कंट्री में इसका नेम, बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड के नेम से है। उन्होंने भी सेंट्रल बैंक बनाया हुआ है, इंडिया ने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नेम किया है, ठीक है, आरबीआई। मैंने ये बताया था कि आरबीआई को करेंसी इशू करने का राइट है, नए नोट छापने का। सारी लड़ाई नोटों के पीछे है, ठीक है। मैं वीडियो क्यों बना रहा हूं, आपको लग रहा होगा आई एम स्वेटिंग, क्यों? सिर्फ ऑब्वियस सी बात है, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली माय मोटिव इज टू यू नो वेल, मोटिव आप जानते हो, आप भी अपना मोटिव जानते हो कि आप इतना कठिन परिश्रम क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू वर्किंग सो हार्ड, ठीक है। तो पैसे की बड़ी मारा मारी है। क्वेश्चन अब ये है कि इस पैसे को कौन छापता है और किस बेस पे छापता है। तो इसका तो मैंने बता दिया इश्यू करने का कि कौन इश्यू करता है, वो तो आपको पता है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया न्यू करेंसी इश्यू करता है। किस बेसिस पे? कोई बेस भी तो होगा, अगर बेस नहीं होता तो फिर तो जितना मन करे उतना पैसा छाप दो, कागज ही तो लगना है, छापे जाओ, प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। ये गरीबी, अनएम्प्लॉयमेंट, ये क्राइम बिल्कुल जीरो हो जाएगा, ऐसे कर दो। बट ऐसे नहीं होता है, ठीक है। एक लिमिट होती है, एक बेस होता है, जिस बेस पे न्यू करेंसी इश्यू की जाती है। आपके लिए जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है वो ये है, ऑन व्हाट बेसिस आरबीआई इश्यूज न्यू करेंसी, किस बेस पे आरबीआई नई करेंसी इश्यू करता है। तो जिस बेस पे इश्यू करता है उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम, मिनिमम रिजर्व सिस्टम। मिनिमम रिजर्व सिस्टम एक बेस है, इस बेस पे आरबीआई नई करेंसी इश्यू कर सकता है इंडिया में, और वो भी लिमिटेड। अनलिमिटेड करेगा तो वैल्यू क्या आएगी, अनलिमिटेड नहीं कर सकते, इसको भी डिस्कस करेंगे क्योंकि क्वाइट इंटरेस्टिंग टॉपिक। ये मिनिमम रिजर्व सिस्टम होता क्या है, थोड़ा सा इसको और एलेबोरेट करता हूं और एक्सप्लेन करता हूं। मिनिमम रिजर्व सिस्टम के अकॉर्डिंग आरबीआई को अपने पास 200 करोड़ रुपीस के इक्वल रिजर्व में रखना होता है, जरूरी नहीं है रुपीस ही हो। इसमें से क्या है, 200 में से 115 करोड़ के इक्वल गोल्ड, और बाकी जो बचा कुचा है 85 करोड़ के इक्वल फॉरेन एक्सचेंज, ठीक है। मिनिमम रिजर्व सिस्टम क्या है, मिनिमम रिजर्व सिस्टम वो है जिसके अकॉर्डिंग आरबीआई को अपने पास रिजर्व में रखना होता है। क्या? एक तो गोल्ड, 115 करोड़ रुपए के इक्वल तो आरबीआई को अपने पास गोल्ड मेंटेन करना है, रिजर्व में दिखाना होता है वर्ल्ड बैंक को, आईएमएफ को, कि हमारे पास इतना रिजर्व में है, तभी आपको राइट है इश्यू करने का। इतना ही नहीं, फॉरेन एक्सचेंज लिखा है, नॉन कॉमर्स स्टूडेंट के लिए बहुत डिफिकल्ट है, बट फॉरेन एक्सचेंज का मतलब फॉरेन करेंसी से है। 85 करोड़ के इक्वल जो अदर नेशंस है उनकी करेंसी भी आरबीआई के पास रिजर्व होनी चाहिए। अभी अभी आप जानते हो इस टाइम पीरियड को, जो आज की डेट है, आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, आप टेलीविजन देखते हो, तो अभी हमारे जो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने रिक्वेस्ट की है लोगों से, किसके लिए, कि आप स्वदेशी प्रोडक्ट, इंडियन मेड प्रोडक्ट यूज करें। क्यों किया वो? 15 मई 2020 आज है, अभी किया है। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन यही है कि जो फॉरेन एक्सचेंज है ना, फॉरेन करेंसी, इसका रिजर्व बढ़ जाएगा हमारे पास, रिजर्व में से जाएगी नहीं, ठीक है, रिजर्व बना रहेगा इंडिया के पास। ये मेन मोटिव होता है, और यही मेन मोटिव हमारे प्राइम मिनिस्टर का है इस चीज के पीछे, जो ये कहते हैं स्वदेशी यूज कर, ठीक है। तो इसलिए वो जरूरी है, क्योंकि ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है आरबीआई की, आरबीआई को दिखाना ही पड़ेगा अपने पास। अगर आरबीआई के पास रिजर्व में नहीं होंगी फॉरेन करेंसी तो खरीदनी पड़ेगी,
तो बात तो वही हुआ, खरीदने के लिए हमें अपनी करेंसी देनी पड़ेगी रुपए, तो लॉस, बात वही हुई ना। तो 85 करोड़ का फॉरेन करेंसी चाहिए रिजर्व में, और सिक्योरिटीज होती है कुछ, वो भी दोनों मिला के, कैश भी हो सकता है, और 115 करोड़ के इक्वल तो गोल्ड मिनिमम रिजर्व रिक्वायरमेंट है, इसलिए इसको बोलते हैं, जिस बेस पे आरबीआई नई करेंसी इशू करता है उसको बोलते हैं मिनिमम रिजर्व सिस्टम। राइट, ध्यान रहेगा आपको, बहुत इजी है। हु साइन द इंडियन करेंसी? इंडियन करेंसी का मतलब ये है कि इंडिया में कौन कौन से नोट्स चले हुए हैं, ये हमारी करेंसी है, नोट्स एंड कॉइन्स। कौन साइन करता है इस पे? वैसे तो कभी कभी आ भी जाता है ऐसा क्वेश्चन, बाकी इतना इजी क्वेश्चन है, सभी के पास पैसे होते हैं, तो उस टाइम आप पॉकेट में से अपना नोट निकालना, उस पर देखना सिग्नेचर ऑफ द गवर्नर कि कौन है गवर्नर, पर वो नोट पुराना हो सकता है, अब आपको ये पता चल जाएगा कि कौन करता है, गवर्नर साइन करता है, हु साइन द इंडियन करेंसी। तो गवर्नर के साइन आप देखोगे, ठीक है, गवर्नर जो है ऑफ आरबीआई साइंस द इंडियन करेंसी। बट हर पे नहीं भाई, ये और इंपॉर्टेंट चीज है, एक 1 रुपये का नोट आजकल नहीं मिलता देखने को, 1 रुपये का नोट और ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स और जितने भी सिक्के हैं इनको छोड़ के बाकी जो और डिनोमिनेशंस है, जो और करेंसी है, उन सभी पे गवर्नर के साइन होते हैं। ये भी साथ साथ क्लियर करता चलूं कि फिर सिक्कों पे किसके होते हैं, आप कभी देखना कॉइन्स पे भी आपको साइन मिलेंगे, 1 रुपये नोट तो चलो हार्डली देखने को मिलता है, उन पे कौन करता है, उस पे करता है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। स्पेस कम है मेरे पास, थोड़ा सा इधर लिख देता हूं, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी जो उस टाइम में शासनकाल में फाइनेंस मिनिस्टर होगा उसके साइन आपको मिलेंगे, किस पे, 1 रुपये के नोट पे और ऑल टाइप्स ऑफ कॉइन्स पे। बाकी 1 रुपये का नोट और कॉइन्स को छोड़ दो, बाकी जो करेंसी है उस पे गवर्नर साइन करता है, तो किसके हस्ताक्षर होते हैं, गवर्नर के होते हैं, कभी भी नोट पैसे निकाल के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट, आरबीआई से रिलेटेड ही कर रहे हैं अभी, इनके बारे में डिस्कशन नेक्स्ट वीडियो हो पाएगा शायद। हाउ आरबीआई कंट्रोल्स द मनी सप्लाई? अब आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है, ठीक है। तो मनी सप्लाई का मतलब एक तरीके से उधार भी कह सकते हैं, जो उधार इतनी जल्दी है ना मार्केट में, जो बैंक पब्लिक को उधार दे रहे हैं, फिर वो बैंक का पैसा डूब जाता है, बड़ा ड्रामा होता है, बड़ा करप्शन है इसमें, तो इसको कंट्रोल, नियंत्रण करती है आरबीआई। कैसे करती है, क्या तरीका है इनके पास? वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं, बट ये अगर ऑप्शन में हुए, इसमें से ऑप्शंस गिवन होंगे, वो मैं यहाँ डिस्कस करूंगा, ये भी वही चीज है। हाँ, ये दोनों क्वेश्चन 8th और 9th एक जैसे हैं, इसको कर लेते हैं, फिर इन दोनों के बारे में एक साथ डिस्कस करते हैं। सिंबल ऑफ आरबीआई, ये भी मोस्टली क्वेश्चंस पूछा गया है जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं, कि आरबीआई का सिंबल क्या है, उसमें आपके पास, आपको पता, वैसे तो एमसीक्यूज हैं, एग्जाम में एमसीक्यूज आते हैं, तो ऑप्शंस होते हैं, बट आप आंसर तो आइडेंटिफाई कर लोगे, नेम कुछ भी हो सकता है, कि हु इज द 25th गवर्नर ऑफ आरबीआई, उर्जित पटेल भी हो सकता है, उसका नेम भी देंगे जो उससे पहले है, ठीक है, और शक्तिकांत दास है, उससे पहले विमल जारंग, बहुत सारे हुए हैं, उनका नेम होगा, बट आपको आइडेंटिफाई करना है 25th शक्तिकांता दास है, इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। सिंबल ऑफ आरबीआई, ऐसे आरबीआई का सिंबल 2 सिंबल है, वो कुछ भी नेम दे सकते हैं, कि मान के चलिए मैंगो का ट्री या उसके साथ कुछ और, 2 सिंबल है। तो आरबीआई का सिंबल कभी ध्यान देना, कोकोनट ट्री, एक नारियल का पेड़, और उस पेड़ के साथ एक बाघ खड़ा होता है, ये आरबीआई का सिंबल है, कोकोनट ट्री एंड लॉयन, ठीक है। उसमें देख लेना कि बाघ का कोई अलग मीनिंग तो नहीं कि बाघ को वो है, ठीक है। बाकी वैसे हिंदी में बात करें, हिंदी भी आपको पता साइड में गिवन होती है, तो नारियल का पेड़ और बाघ जो है सिंबल है किसका, आरबीआई। सिंबल से रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, एसबीआई का क्या सिंबल है, नीचे सिंबल दे देते हैं एमसीक्यू में, ए बी सी डी, ठीक है, तो ऐसे नेम से पूछ सकते हैं किस चीज का, तो सिंबल ऑफ आरबीआई भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद 8th और 9th दोनों एक जैसे हैं, कि आरबीआई मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करती है। यहां मैंने अलग तरीके से क्वेश्चन लिखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द क्वांटिटेटिव मेजर्स यूज्ड बाय द आरबीआई।
बेसिकली आरबीआई क्या करता है, मनी सप्लाई को, उधार को रोकने के लिए इसके पास कुछ पॉलिसीज हैं, ठीक है, उनको यूज करता है। और उन पॉलिसीज को क्या बोलते हैं, वैसे तो अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, बट एक रेशियो है जिसको हम लीगल रिजर्व रेशियो, ठीक है। एक लीगल रिजर्व रेशियो है जो स्पेशली जिसपे उधार डिपेंड होती है, मनी सप्लाई को एक्सटेंड किया जा सकता है और कॉन्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो कितनी उधार कर सकते हैं कमर्शियल बैंक, वो लीगल रिजर्व रेशियो के बेस पे कर सकते हैं। बाकी वैसे कंट्रोल करने का तरीका तो वो तो फिर मैं पूरी तरह ही डिस्कस करूंगा इनको रफ करके। फिर आरबीआई कैसे उधार को कंट्रोल करती है उसकी डिटेल में स्टडी, क्योंकि इजी भी है और इंटरेस्टिंग भी, तभी आपको वो लर्न रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे हमारे जो बैंकिंग से रिलेटेड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, राइट। बाकी और आरबीआई के जो फंक्शंस हैं विल बी डिस्कस्ड इन माय नेक्स्ट वीडियो। तो आप प्लीज इस वीडियो को देखिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरा चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और किसी टॉपिक पे आप और इन्फॉर्मेशन चाहते हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो यूट्यूब चैनल पे जाके कमेंट कीजिए, डेफिनेटली मैं उसके लिए वीडियो प्रिपेयर करूंगा, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो के लिए मेरा वेट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।